Welcome, my dear students. This is lecture number 5 of Semiconductor Devices, chapter number 14, class 12. और प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया है आपको कि पीएन जंक्शन डायोड कैसे बन गया है, हमने कैसे पीएन जंक्शन बनाया है, उसमें डिप्लीशन लेयर कैसे बन जाती है, रेजिस्टेंस क्यों ऑफर करने लगता है, बैरियर पोटेंशियल कैसे बन जाता है। वो एक डायोड बन गया है, डायोड की बायसिंग पढ़ी गई है, डायोड को फॉरवर्ड बायस किया जा सकता है, डायोड को रिवर्स बायस भी किया जा सकता है। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ये दो तरह की बायसिंग हमने डायोड में पढ़ी। कैरेक्टरिस्टिक्स जाने, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब इस चैप्टर में ग्राफ होते हैं कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में या आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा हमने। आई और वी के बीच में ग्राफ बनाया फॉरवर्ड बायस के लिए और रिवर्स बायस के लिए। इसी को कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ये आप जान गए हैं इस तरह से। अब आगे बात करेंगे, आज आगे जानेंगे एप्लीकेशंस के बारे में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया है कि एक पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में लगभग ना के बराबर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इसलिए करंट को आसानी से फ्लो होने देता है। और रिवर्स बायस में ये बहुत हाई रेजिस्टेंस, लगभग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है और कोई करंट सर्किट में नहीं होता। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण एक छोटा सा माइक्रो एम्पियर में करंट था, बहुत ही स्मॉल है वो वैल्यू भी, माइक्रो में भी बहुत स्मॉल है वो वैल्यू। और वो रिवर्स बायस, रिवर्स सैचुरेशन करंट कहलाता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, वो बहुत ही स्मॉल है, उसे नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो उसे नेग्लेक्ट करने के बाद ये बात सामने आती है कि फॉरवर्ड बायस में एक डायोड ऑलमोस्ट नो रेजिस्टेंस ऑफर करता है और रिवर्स बायस में एक डायोड ऑलमोस्ट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। यानी फॉरवर्ड बायस में डायोड से करंट आसानी से फ्लो होता है, अलाउ करता है करंट को फ्लो होने के लिए, और रिवर्स बायस में डायोड करंट को फ्लो नहीं होने देता, ब्लॉक कर रहा है करंट को, अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देता। तो स्विच ऑन और स्विच ऑफ के तरह ये वर्क कर रहा है और इसीलिए कंप्यूटर्स में इसकी बहुत डिमांड है और ये कंप्यूटर्स को या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बनाने में बहुत यूजफुल है। इस तरह के डिवाइसेस जो इस चैप्टर में आएंगे बहुत सारे होते थे, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस जो अब हम पढ़ेंगे ही नहीं, वो भी जैसे ट्रांजिस्टर्स है, बहुत सारे लॉजिक गेट्स होते थे। बहुत धीरे धीरे इस चैप्टर को छोटा कर दिया गया, बहुत बड़ा चैप्टर हुआ करता था ये, अब बहुत सारा सिलेबस इसमें से नहीं है और कुछ सिलेबस फिर काट दिया गया है 2020-21 के इस सेशन में, क्योंकि हमारे पास टाइम कम रहा इस बार। तो गाइस यहाँ पर अब हम बात करेंगे, एप्लीकेशन की बात करूंगा और एप्लीकेशन में मैं बात करने वाला हूं पीएन जंक्शन की। मैं बात करने वाला हूं कि पीएन जंक्शन की एप्लीकेशंस के बारे में जानना है। पीएन जंक्शन डायोड, हम अब इसे सिंपल पीएन डायोड भी कह सकते हैं, जंक्शन लगाने की जरूरत नहीं, पीएन जंक्शन बनाने की कोशिश करी हमने और ये पीएन जंक्शन एक तरह का डायोड बन गया है। तो पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर की तरह हम इसे यूज करने वाले हैं। तो पहला सवाल ये आया कि ये रेक्टिफायर क्या है। दूसरी बात ये आई कि पीएन जंक्शन में ऐसा क्या था कि ये रेक्टिफायर की तरह यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात ये है कि एक रेक्टिफायर क्या होता है, मैं इस बात के बारे में आपको बता दूं, एक रेक्टिफायर के बारे में बता दूं, इस डिवाइस के बारे में बता रहा हूं कि ये रेक्टिफायर डिवाइस कैसा होता है। पहली बात तो ये है, एसी करंट को यानी ऑल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में डीसी में बदलना है, ऑल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदलना है और ऐसा करने के लिए
जिस डिवाइस की जरूरत पड़ेगी उसे रेक्टिफायर कहेंगे और इस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। तो इस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं और जिस डिवाइस की मदद से मैं ऐसा करने वाला हूं उसे रेक्टिफायर कहते हैं और इस रेक्टिफायर को मैं पीएन डायोड से बनाने वाला हूं। तो रेक्टिफायर की बात करें तो हम क्या कहेंगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग AC into DC, the process of converting AC into DC is called, AC into DC is called rectification, is called rectification, ये rectification कहलाता है। and the device used, and the device used is called, and the device used is called rectifier, और जिस डिवाइस का अब यूज किया जाएगा इस डिवाइस को रेक्टिफायर कहेंगे। तो ध्यान से समझिएगा इस बात को कि इस प्रोसेस को AC से DC में बदलने के प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं और इसके लिए जो डिवाइस चाहिए उसे रेक्टिफायर कहेंगे। ये AC की एडवांटेज में से एक एडवांटेजेस है, AC की एडवांटेजेस में से ये एक एडवांटेज है AC की ऑल्टरनेट करंट की, कि ऑल्टरनेट करंट को रेक्टिफायर का यूज कर बहुत आसानी से DC में कन्वर्ट किया जा सकता है। DC को AC में कन्वर्ट करने के लिए मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, डिवाइस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना इजी मेथड नहीं है जितना इजीली AC को DC में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये ऑल्टरनेट करंट की एक और खास बात है, एक और एडवांटेज है, हमने 7th चैप्टर में पढ़ा है इसको। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग AC into DC is called rectification and device used is called rectifier। तो रेक्टिफायर डिवाइस वो डिवाइस है जो AC को DC में कन्वर्ट करेगा। अब ये प्रिंसिपल किस बात पर बेस्ड है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये आपके दिमाग में कैसे आया होगा कि डायोड की मदद से रेक्टिफायर जैसा डिवाइस बनाया जा सकता है जो अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकता है। तो प्रिंसिपल क्या है, हर एक डिवाइस का एक प्रिंसिपल है कि वो किस फिनोमेनन पर बेस्ड है। ऐसे रेक्टिफायर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, किस फिनोमेनन पर बेस्ड है, तो वो प्रिंसिपल है कि पीएन डायोड की प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स जब मैंने पढ़े तो मैंने ये जाना है कि फॉरवर्ड बायस में करंट को अलाउ करता है पीएन जंक्शन डायोड और रिवर्स बायस में करंट को ब्लॉक करता है। यही प्रिंसिपल बन गया है किसका, रेक्टिफायर डिवाइस का। तो प्रिंसिपल की बात में ये लिखिएगा कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट it is based on the principle that a diode, a PN diode, it is based on the principle that a PN diode allows current to flow through it, allow current to flow through it in forward bias and no current flows, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, and no current flows through it in reverse bias। रिवर्स बायस में कोई करंट डायोड से फ्लो नहीं हो सकता और फॉरवर्ड बायस में करंट आसानी से फ्लो हो सकता है इस पीएन डायोड से। फॉरवर्ड बायस में करंट को अलाउ करता है और रिवर्स बायस में करंट को ब्लॉक कर देता है, नहीं फ्लो होने देता एक पीएन डायोड। ये देखने को मिला क्योंकि रिवर्स बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स दूर जा रहे होते हैं,
फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन को क्रॉस करते हैं, इसलिए फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण एक करंट होता है। रिवर्स बायस में कोई करंट नहीं है, उस रिवर्स सैचुरेशन करंट को तो नेगलेक्ट कर दीजिए, माइक्रो में वैसे है वो करंट और बहुत ही स्मॉल है वो करंट। रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। इस बात पर बेस्ड है कि पीएन जंक्शन डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में करंट को फ्लो होने देता है, रिवर्स बायस में करंट को रोक देता है। इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है पीएन जंक्शन डायोड और इस बात पर बेस्ड है इसी तरह के इसके दो टाइप्स हैं। इसके दो टाइप्स होंगे रेक्टिफायर के। एक रेक्टिफायर होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, तो हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो नाम से अगर नहीं डिफरेंस पता चलेगा तो आप जान जाएंगे पढ़ने के बाद, क्योंकि नई चीज है रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर ये दो तरह के रेक्टिफायर हैं। तो रेक्टिफायर दो तरह के हैं, मैं दोनों को डिटेल में पढ़ाऊंगा। दोनों में से कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है और इस बार इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं रेक्टिफायर के एग्जाम में पूछे जाने के। तो रेक्टिफायर की बात की जाए तो दो तरह के रेक्टिफायर है। पहले रेक्टिफायर को डिटेल में जानते हैं, इसकी वर्किंग को समझते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर, कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं है भाई। रेक्टिफायर मतलब जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे, बस ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। आपको कहा जाए व्हाट इज अ रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। अब हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, ये वर्क किस तरह से कर रहा है और इसे हाफ वेव रेक्टिफायर ऐसा नाम क्यों दिया गया होगा, ये इसकी वर्किंग समझने के बाद ही आप जान पाएंगे। और इसे जानने के लिए हमने इस तरह का एक डायग्राम बनाया है यहाँ पर। तो इस डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए। भाई मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे एसी को कन्वर्ट करना है किसमें, डीसी में। एसी वोल्टेज को, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना है मुझे अगर इस तरह से, तो ये यहाँ पर आपके पास एक कॉइल लगी हुई है और इस कॉइल में यहाँ पर एक एसी सोर्स लगाया गया है। तो एसी इनपुट सोर्स है ये यहाँ पर, तो एसी इनपुट सोर्स है ये। इस एसी को ही किस में कन्वर्ट करना है, डीसी में कन्वर्ट करना है। इस एसी को ही डीसी में कन्वर्ट करना है इस तरह से। तो यहाँ पर एक एसी सोर्स लगाया गया है, ये सिंबल है एसी का, 7 चैप्टर में आपने पढ़ा है। ये एक कॉइल लगाई गई है और इस कॉइल को प्राइमरी कॉइल कहा जाएगा। इस कॉइल को प्राइमरी कॉइल कहा जाएगा। और इस कॉइल के पास एक दूसरी कॉइल भी रखी गई है। इस कॉइल के पास एक दूसरी कॉइल भी रखी गई है इस तरह से। और आपको याद आने लगेगा कि इस तरह के डिवाइस को, ये सेकेंडरी कॉइल कहलाती है इस तरह से, और इस तरह के डिवाइस को ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है। तो ये आपको याद आएगा कि ये जो इतना डिवाइस बन गया है, अगर मैं इसे एक बॉक्स के अंदर इस तरह से बंद करूं, मतलब ये जो डॉटेड पोर्शन है ये बता रहा है कि इतने जो पार्ट को क्या कहेंगे भाई, यहां से ये एसी इनपुट लगाया गया है, ये प्राइमरी कॉइल लगाई गई है, फिर ये सेकेंडरी कॉइल है। इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है, याद करिए ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल क्या है। इन दोनों कॉइल्स के बीच में किस तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होने वाला है, सेल्फ इंडक्शन होने वाला है या म्यूचुअल इंडक्शन होने वाला है। और बिल्कुल सही आपने सोच लिया है, यहाँ पर इन दोनों कॉइल्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन होने वाला है। और ये भी अब आपने सही सोच लिया है कि ये इतना डिवाइस क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। ये इतना डिवाइस क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। और ये प्राइमरी में जब ये एसी करंट फ्लो करेगा चेंजिंग, तो ये पास रखी हुई सेकेंडरी में क्या करेगा, एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा। और उसके बाद आगे चलिए, यहाँ पर क्या लगाया गया है, एक डायोड लगाया गया है। यहाँ पर एक पीएन डायोड लगाया गया है इस तरह से। और ये जो पीएन जंक्शन डायोड लगाया गया है, डी डायोड लगाया गया है, ये इसका पी टर्मिनल है और ये इधर इसका एन टर्मिनल है। इस डायोड के बाद भाई यहाँ पर आ जाइए
और यहाँ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है, इसे लोड रेजिस्टेंस कहा जाता है। यहाँ आउटपुट मिलेगा आपको, इसे लोड रेजिस्टेंस कहा जाता है। यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज मिलेगी आपको लोड रेजिस्टेंस पर, और ये वापस लाकर यहाँ कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये आउटपुट के लिए है भाई। इस लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में जो कुछ भी लगाऊंगा उसे उतना ही आउटपुट वोल्टेज मिलेगी जो ये लोड लगा हुआ है। ये लोड रेजिस्टेंस खुद एक डिवाइस है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक एलईडी लगा दिया है, तो उस एलईडी बल्ब का कुछ रेजिस्टेंस है जिसको मैं लोड रेजिस्टेंस कह सकता हूं, या फिर मैंने इसके पैरेलल में एक डिवाइस लगा दिया है इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में, तो वो आउटपुट का यूज करेगा। तो यहाँ आउटपुट मिलेगा इसके पैरेलल में, ऐसे कहेंगे, और इस रेजिस्टेंस को लोड रेजिस्टेंस कहा जाता है। हमें यहाँ पर वोल्टेज चाहिए आउटपुट में। इस तरह का जब मैंने यहाँ पर डिवाइस ये बनाया है, तो बड़े ध्यान से इस बात को समझिए कि ये रेक्टिफायर की तरह कैसे काम करेगा, ये एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करेगा। यहां से इनपुट अप्लाई किया गया है, ये इनपुट है, और इनपुट में एसी वोल्टेज है, और लोड रेजिस्टेंस पर जो आएगा वो आउटपुट है आपका। लोड रेजिस्टेंस को जो वोल्टेज मिल रही है, जो करंट मिल रहा है, वही आउटपुट है। ये सोचकर इस तरह से समझिए भाई। तो एक डायोड है, ट्रांसफॉर्मर है, सर्किट बहुत ही आसान बनाई है भाई मैंने यहाँ पर, बहुत ही सिंपल सर्किट होती है। डायोड के बारे में हमें पढ़ना था, सॉरी रेक्टिफायर के बारे में हमें पढ़ना है, और ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, आधी वेव को रेक्टिफाई करेगा। इस बात को कैसे समझा जाएगा, इस बात को समझने के लिए देखिएगा यहाँ पर भाई, थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेन करेंगे इसे, और यहाँ पर ग्राफ से भी समझ लेंगे हम इसे इस तरह से कि अगर मैं यहाँ पर एक वेव के बारे में बताऊं आपको, वेव बनाकर समझाऊंगा इस तरह से कि ये यहाँ पर आपने एसी इनपुट जो लगाया है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने ये जो एसी इनपुट लगाया है, ये लिख लिया है आपने, तो मैं थोड़ा स्पेस बचाने के लिए यहाँ लिख देता हूँ एसी। तो ये इनपुट सिग्नल है यहाँ पर, तो ये इनपुट सिग्नल है यहाँ पर, तो एसी इनपुट, तो जो एसी इनपुट लगाया गया है यहाँ पर, वो एसी इनपुट किस तरह का अप्लाई किया गया है, एसी इनपुट किस तरह का होगा, ये सीधी लाइन खींच दीजिए इस तरह से। यहाँ से जो अल्टरनेट करंट है वो इस तरह से वेव फॉर्म की तरह बनाइए भैया, कि इस तरह की वेव बना रहा होगा कि एक बार यहाँ से अल्टरनेट करंट जो होगा उसकी पॉजिटिव साइकिल आएगी। कहने का मतलब यहाँ पर जो अल्टरनेट करंट आपने अप्लाई किया है, हो सकता है उसने पहले क्या किया हो, यहाँ पर ऊपर प्राइमरी के अपर पार्ट को पॉजिटिव की तरह रखा हो और प्राइमरी के लोअर पार्ट को नेगेटिव की तरह रखा हो। डायग्राम में आप ये पॉजिटिव नेगेटिव मत बनाइएगा, मैं रब कर दूंगा इन्हें आपको समझाने के बाद। तो यहाँ से अल्टरनेट करंट जो है वो अप्लाई जब किया गया है, प्राइमरी का अपर पार्ट पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है और प्राइमरी का लोअर पार्ट नेगेटिव की तरह बिहेव करता है। जब यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन होगा और ये इंड्यूस करेगा वोल्टेज अपने अंदर, सेकेंडरी का ये अपर पार्ट पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा और सेकेंडरी का ये लोअर पार्ट नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ से चेंज की गई है फ्लक्स और इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया, सिमिलर है। ये तो वो ट्रांसफार्मर तो मैंने वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए लगाया है, ये मुझे वोल्टेज इंक्रीज करनी पड़ सकती है, डिक्रीज बस, अदरवाइज मेन पर्पस है मैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो यहां से अल्टरनेट करंट अप्लाई किया गया है और यहां पर इसने भी अपने अंदर एक अल्टरनेट ही इंड्यूस किया है। जब पहले जैसे ही की आपने ऑन करी है, मान लीजिए ये पहली साइकिल, यानी क्या करता है, अल्टरनेट करंट एक डायरेक्शन में इंक्रीज होने लगता है, फिर डिक्रीज होने लगता है, फिर अपोजिट में डायरेक्शन चेंज कर कर इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होकर जीरो। तो एक साइकिल इस तरह से बन जाती है। तो ये साइकिल ऐसे एक साइकिल कंप्लीट कर दूं यूं, तो ये जो पॉजिटिव पहली आधी साइकिल का मतलब ये था कि ये अपर एंड पॉजिटिव है और ये लोअर एंड नेगेटिव है, तो इसमें ये पॉजिटिव है, इसमें ये नेगेटिव है। अगर ये सेकेंडरी का अपर पार्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पर कनेक्ट है पी टर्मिनल डायोड का और नेगेटिव पे कनेक्ट है कौन सा, एन टर्मिनल बैटरी का। सेकेंडरी का अपर पार्ट पॉजिटिव है, सेकेंडरी का लोअर पार्ट नेगेटिव है, अपर पार्ट हाई पोटेंशियल है, लोअर पार्ट लो पोटेंशियल है।
पी टर्मिनल डायोड का पॉजिटिव पर आ गया है और एन टर्मिनल देखिए दूसरी तरफ नेगेटिव पर कनेक्टेड है। इस डायोड को इस वक्त क्या है, फॉरवर्ड बायस है। ये डायोड इस वक्त क्या है, फॉरवर्ड बायस है। तो जो करंट यहाँ ओएसी रहा होगा, इंक्रीज हुआ होगा इस तरह से, तो यहाँ पर भी करंट इंक्रीज होगा। फिर ये करंट अगर डिक्रीज होगा यहाँ पर, तो सेकेंडरी में भी करंट डिक्रीज होगा। और जैसे करंट इंक्रीज हुआ उस वक्त भी और डिक्रीज हुआ उस वक्त भी ये डायोड फॉरवर्ड बायस रहा और करंट को इस डायोड ने जाने दिया। तो जब यहाँ से ये पहली साइकिल की बात करूं तो इस पॉजिटिव से करंट आया इस तरह से, इस डायोड ने इस करंट को जाने दिया क्योंकि ये डायोड इस वक्त फॉरवर्ड बायस में है। लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक करंट आया है, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक करंट आया है और वो करंट लोड रेजिस्टेंस में फ्लो होने के बाद इस तरह से इस सेकेंडरी के नेगेटिव टर्मिनल तक चला गया है। तो करंट इस पहली आधी साइकिल के वक्त करंट इंक्रीज हुआ, करंट डिक्रीज हुआ, लेकिन इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ। तो ये पॉजिटिव था, पी टर्मिनल पॉजिटिव पर, एन नेगेटिव पर, डायोड फॉरवर्ड बायस रहा, करंट को जाने दिया। लोड रेजिस्टेंस पर आपको करंट मिला, जैसे इनपुट में करंट था बिल्कुल वैसा ही आउटपुट में करंट आपको मिला। तो ये जो लाइन मैंने बनाई है इसे देखिएगा, यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट है। तो ये आउटपुट करंट है, तो ये आउटपुट करंट जो आपको मिला है वो बिल्कुल ऐसी ही एक साइकिल मिल गई है। बिल्कुल जैसे इनपुट में एक साइकिल थी वैसे ही आउटपुट में एक साइकिल आपको मिल गई है। इस तरह की एक साइकिल मिल गई है आपको। जैसे इनपुट में साइकिल थी ऐसे ही आउटपुट में एक साइकिल मिल गई है आपको डी डायोड के थ्रू भाई। तो जैसे इनपुट में करंट इंक्रीज हुआ वैसे ही आउटपुट में करंट इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज हुआ। इस तरह का एक आउटपुट जैसा यहाँ था वैसा ही एक आउटपुट में आपको करंट मिल गया है, इस तरह से चेंज होता हुआ। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल की, सेकेंड हाफ साइकिल की बात करूं इसकी, इस तरह से एसी ने अपनी डायरेक्शन क्या कर दी है, चेंज। यानी दूसरी हाफ साइकिल कैसी रहेगी, पहले यहां से ऑल्टरनेट करंट इंक्रीज हुआ एक डायरेक्शन में, फिर डिक्रीज हुआ, अब डायरेक्शन बदलेगा। डायरेक्शन बदलने का मतलब ये है कि प्राइमरी का जो ये अपर पार्ट है अब ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हो जाएगा और जो लोअर पार्ट है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट करंट डायरेक्शन बदलता है आधी साइकिल के बाद। करंट इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ कोई दिक्कत नहीं, वैसा ही आउटपुट आपको लोड रेजिस्टेंस में मिल गया फर्स्ट हाफ साइकिल के वक्त। सेकंड हाफ साइकिल में लेकिन डायरेक्शन चेंज कर दी है इसने, ऑल्टरनेट ने, ऊपर नेगेटिव हो गया है नीचे पॉजिटिव हो गया है। नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया है तो यहाँ पर सेकेंडरी में भी ऊपर नेगेटिव हो जाएगा और नीचे पॉजिटिव हो जाएगा। ऊपर वाला पार्ट लो पोटेंशियल पर आ गया है, ये हाई पोटेंशियल पर आ गया है भाई। पी टर्मिनल अब नेगेटिव पे आ गया है और एन टर्मिनल अब पॉजिटिव पर आ गया है। पी टर्मिनल अब नेगेटिव पर आ गया है और एन टर्मिनल अब किस पर आ गया है, पॉजिटिव पर आ गया है। भाई ये मेरा डायोड जो था ये रिवर्स बायस में हो गया है और ये रिवर्स बायस में अगर हो गया है तो सर्किट में करंट को ये फ्लो नहीं करने देगा भाई, सर्किट में ये करंट को जाने ही नहीं देगा। ये लगा लीजिए ये पीएन जंक्शन तो यहाँ से ओपन सर्किट की तरह हो गया है। इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, लोड रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब लोड रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो कोई आउटपुट भी नहीं मिलेगा। तो जब ऑल्टरनेट करंट की सेकंड हाफ साइकिल आई है मुझे कोई आउटपुट नहीं मिला है, कोई आउटपुट आपको नहीं मिलेगा सेकंड हाफ साइकिल के वक्त, क्योंकि सेकंड हाफ साइकिल के वक्त कोई आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि करंट को ब्लॉक कर दिया है किसने, डायोड ने। यही तो प्रिंसिपल है एक हाफ वेव और फुल वेव यानी रेक्टिफायर का, ये प्रिंसिपल है। पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस के वक्त करंट फ्लो कराता है, रिवर्स बायस के वक्त नहीं करने देता है। पहली हाफ साइकिल में प्राइमरी का अपर पार्ट हाई पोटेंशियल पर, लोअर पार्ट लो पोटेंशियल पर है। सेकंडरी में ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव बना।
P पॉजिटिव पर N नेगेटिव पर आया तो फॉरवर्ड बायस था, करंट को जाने दिया। सेकंड हाफ साइकिल में ऊपर वाला जो है वो नेगेटिव हो गया, नीचे वाला जो एंड है वो पॉजिटिव हो गया है। ऐसे नाम दे देते हैं A और B, तो ये A हो गया और ये B हो गया। तो स्टार्टिंग में पहली हाफ साइकिल में A पॉजिटिव था, B नेगेटिव था, ये फॉरवर्ड बायस था। और लेकिन सेकंड हाफ साइकिल में A नेगेटिव हो गया और B पॉजिटिव हो गया, ये डायोड रिवर्स बायस हो गया, करंट को इसने ब्लॉक कर दिया, आउटपुट में कुछ भी नहीं मिला। अगली फिर से दोबारा ये ऑल्टरनेट करंट क्या करेगा, दोबारा से अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा, फिर से अपनी पॉजिटिव साइकिल बनाने लगेगा और फिर से अपनी पॉजिटिव साइकिल पर आएगा ये इस तरह से, फिर से अपनी पॉजिटिव साइकिल बनाएगा तो ये डायोड फिर से फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, फिर से करंट को जाने देगा और लोड रेजिस्टेंस में आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा इस बार भी। तो जब भी पॉजिटिव साइकिल आती है, जब भी पॉजिटिव साइकिल आती है आउटपुट मिल जाता है, जब भी पॉजिटिव साइकिल आती है आउटपुट मिलने लगता है, जब भी नेगेटिव साइकिल आती है एसी की ब्लॉक कर देता है ये किसको, करंट को। तो हर बार करंट पॉजिटिव साइकिल वाला पास हो रहा है। पहली बात तो आउटपुट में आधी साइकिल ही मिल रही है आपको, इसीलिए ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। आधी साइकिल को डीसी में कन्वर्ट किया है, आधी तो ब्लॉक ही कर दी है, तो पूरी का यूज नहीं कर पाया। ये डीसी तो हो गया है बट ये पल्सेटिंग डीसी है भाई। पहली बात तो डीसी तो सीधी लाइन होती है बिल्कुल कांस्टेंट, ये ऐसा डीसी है जो पल्स बना रहा है, यानी मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है, डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है। इसे भी हम प्योर डीसी में कन्वर्ट कर लेंगे। फिल्टर करना पड़ता है, फिल्टर सर्किट्स का यूज करना पड़ता है कि असल में क्या था, ये जो आउटपुट मिला है ये भी प्योर डीसी नहीं है, इसमें एसी के कुछ कंपोनेंट है। कुछ कंपोनेंट का मतलब कि ये एसी की तरह डायरेक्शन तो नहीं बदल रहा बट एसी की तरह मैग्नीट्यूड बदल रहा है, इसलिए इसे आगे चलकर फिल्टर किया जाएगा, तब ये डीसी में कन्वर्ट किया जा सकेगा फिल्टर सर्किट्स का यूज कर। तो डियर स्टूडेंट्स, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड का यूज किया है और आधी वेव को ही डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर है। और ये वर्क किस तरह से करेगा इस डायग्राम से आपने समझा है। तो इस डायग्राम से आपने इसे समझा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर किस तरह से काम करता है। थ्योरेटिकली मैं बोल देता हूं आपको, थोड़ा सा आपको लिखना होगा, मैं बोल रहा हूं आप लिख लीजिए इस तरह से कि भाई ये डायग्राम बनाइएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर लिख लिया आपने, उसके बाद हेडिंग लिखिएगा इस तरह से वर्किंग। तो वर्किंग हेडिंग डालिए कि हाफ वेव रेक्टिफायर वर्क किस तरह से करता है, ये वर्किंग एक्सप्लेन कर रहे हैं। और आप इस तरह से लिखिएगा कि during the first half cycle of the AC input voltage, the upper part of the secondary is at high potential and the lower part of secondary is at low potential, and so that the PN junction diode D is forward biased and allows current to flow through it, and a output similar to the input half cycle is obtained across the load resistance। जैसा इनपुट में आधी साइकिल थी वैसे आउटपुट में आपको ऑब्टेन हुआ है सिमिलरली उस तरह। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा ड्यूरिंग द नेक्स्ट हाफ साइकिल ऑफ द एसी इनपुट वोल्टेज द पॉइंट ए is at low potential and B is at high potential, so that the PN junction diode is now reverse biased and no current flows through it, hence no output is obtained across load resistance during the negative half cycle of the AC input signal. Thus half wave is rectified and this is called half wave rectifier। तो इस तरह से हमने इसे चेंज कर दिया है। तो ये आप लिखेंगे, आपको जो नोट्स मिले हुए उसमें बहुत अच्छे से मैंने लिखी है ये डायग्राम के बाद की थ्योरी। भाई समझना ज्यादा जरूरी है, मटेरियल पढ़ने के लिए आपको पूरा प्रोवाइड कराया गया है। तो ट्रांसफॉर्मर इस तरह के होते हैं, ट्रांसफॉर्मर के बाद आउटपुट डायोड को दिया, आउटपुट के बाद लोड रेजिस्टेंस को मिला, आधी वेव को पास कर रहा है, आधी को ब्लॉक कर रहा है। कुछ आपसे एमसीक्यू में पूछी जाने वाली चीजें ये हैं। नंबर एक बात भाई, वर्किंग लिख लिया आपने,
वर्किंग लिखने के बाद खत्म है भाई। हमें बस रेक्टिफायर में डायग्राम बनाकर समझाना है। डायग्राम के बाद हमें बताना है कि ये काम किस तरह से करते हैं, इनकी वर्किंग समझानी थी, वर्किंग भी हमने समझा दी है। तो अब इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल आपसे पूछा जाएगा। पहली बात ये पूछेगा एफिशिएंसी कितनी है भाई। इनपुट में जितना डाला गया है आउटपुट में उसका आधा मिल रहा है, आधी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है। इसलिए थ्योरेटिकली एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट करते हैं और एफिशिएंसी 50% है भाई। 50% एनर्जी आउटपुट में, जितनी इनपुट में पावर दी जा रही है उसमें से आधी पावर ही आउटपुट में दे रहा है, आधी को ब्लॉक कर रहा है, इसलिए 50% इसकी एफिशिएंसी है। और नंबर 2 बात आपसे पूछा जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट। फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट पूछा जाएगा आपसे, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती 50 हर्ट्ज में, अगर 50 हर्ट्ज का इनपुट एसी था तो आउटपुट में, वैसे तो डीसी है फ्रीक्वेंसी 0 होनी चाहिए, बट आप देख रहे हैं कि पल्स बन रही है, डायरेक्शन नहीं बदल रहा, पूरी एक वेव नहीं बना रहा, बट पल्स बना रहा है। ये पल्स कहलाती है इस तरह की जो कर्व है, एक क्रेस्ट बन गया तो पल्स बन रही है, तो पल्स की भी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। आपसे पूछा जाएगा कि भाई फ्रीक्वेंसी आउटपुट की कितनी है इनपुट की, अगर जो है 50 हर्ट्ज कह दूं भाई मैं इस तरह से, ऐसा क्वेश्चन दिया गया आपको। तो भाई ध्यान दीजिएगा कि कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर आधी हो जाएगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा भाई ये एक क्रेस्ट यहां पर दिखा, यहां पर भी एक क्रेस्ट दिखा, ये क्रेस्ट दोबारा कब रिपीट हुआ, कुछ टाइम बाद, यहां पर भी उतनी देर बाद रिपीट हुआ। यहां से जो ट्रफ है वो यहां पर गायब हो गया भाई। इसकी ये एक वेव है, तो ये एक वेव कितनी बनेगी 1 सेकंड में, वो इसकी फ्रीक्वेंसी। इसकी ये आधी जो पल्स है यही इसके लिए बस एक साइकिल है, तो ये उतने ही टाइम बाद तो रिपीट हो रही है जितनी बार ऊपर वाली रिपीट हो रही है। फ्रीक्वेंसी नहीं बदली है भाई, इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट। अगर 50 हर्ट्ज का एसी इनपुट था ये, तो ये 50 हर्ट्ज की ही फ्रीक्वेंसी है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी नहीं बदली है। हाफ वेव रेक्टिफायर में, हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी नहीं बदली है आउटपुट की, जो इनपुट की फ्रीक्वेंसी है वही आउटपुट की फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये जो पल्स बन रही हैं ये सेम उतनी ही टाइम के बाद रिपीट हो रही हैं जितनी एसी के अंदर हो रहा था। तो जो क्रेस्ट था वो जितनी देर बाद रिपीट हो रहा था इसमें, उतनी देर बाद यहाँ रिपीट हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदली है हाफ वेव रेक्टिफायर में। हाँ, एफिशिएंसी 50% है, 50% एनर्जी को भेज रहा है और 50% एनर्जी का क्या कर रहा है, ये लॉस कर रहा है, इसीलिए ऐसा होगा भाई। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है कि आपसे वर्किंग पूछी जाएगी हाफ वेव रेक्टिफायर की या फिर फुल वेव रेक्टिफायर की। तो हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है ये आप देख पाए हैं, और हाफ वेव रेक्टिफायर से आधी वेव का ही रेक्टिफिकेशन हो पा रहा है, आधी वेव को ही हम आगे भेज पाए हैं और पूरी वेव नहीं हो पाई। हमें पूरी वेव का रेक्टिफिकेशन करना है और इसीलिए हम फुल वेव रेक्टिफायर बनाएंगे। तो इसीलिए जो डिवाइस अब की बार हमने बनाया है उसका नाम है फुल वेव रेक्टिफायर। लेकिन ये तो बहुत सोचने की बात है भाई कि कैसे फिजिक्स लगाई गई, कैसे बनाया फुल वेव रेक्टिफायर। आप खुद दिमाग लगाने की अगर कोशिश करेंगे कि एक डायोड था, आधी साइकिल में फॉरवर्ड बायस था, करंट को जाने देता है, आधी साइकिल में रिवर्स बायस हो जाता है, करंट को रोक देता है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि वो दूसरी आधी साइकिल को भी पास करे? वो तो नहीं कर पाएगा, जाहिर सी बात है, वो तो रिवर्स बायस हो जाता है, तो कोई दूसरा लगाना पड़ेगा आधी साइकिल के लिए। आधा काम एक डायोड करे और आधा काम दूसरा डायोड करे, तब फुल वेव रेक्टिफायर बनेगा, पूरी वेव का रेक्टिफिकेशन हो पाएगा और पूरी वेव रेक्टिफाई हो जाएगी और एनर्जी का लॉस नहीं होगा अब की बार। और ये करने के लिए फिर से क्या किया जाए कि भाई ये तो एक एसी इनपुट सोर्स लगाया गया, तो ये एक एसी इनपुट सोर्स लगाया गया और इस एसी इनपुट को एक प्राइमरी के साथ कनेक्ट किया गया।
तो एक प्राइमरी के साथ कनेक्ट किया गया, प्राइमरी कॉइल है ये, इस तरह से प्राइमरी कॉइल के साथ इसे कनेक्ट किया गया है। तो ये एक एसी सोर्स लगाया गया और ये इस प्राइमरी के साथ कनेक्ट किया गया। इसके बाद भाई एक सेकेंडरी यहाँ पर लगाइए इस तरह से, और एक सेकेंडरी कॉइल यहाँ पर लगाई गई। ये तो ट्रांसफॉर्मर बन गया एक बार फिर भाई, ये तो एक बार फिर क्या बन गया है, ट्रांसफॉर्मर बन गया है। लेकिन ये मैंने खास तरह का ट्रांसफॉर्मर बनाया है। अब की बार यहाँ अपर पार्ट से, यानी ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से कनेक्शन ले सकते हैं आप बी पॉइंट से कनेक्शन ले सकते हैं आपकी बार। अब यहाँ सेंटर से भी ये जो टी पॉइंट है यहाँ पर बिल्कुल इसके मिडल पे भी कनेक्शन करेंगे इस बार। तो इसके बिल्कुल मिडल पे भी कनेक्शन करेंगे हम इस बार, और इसीलिए इसका नाम अब की बार मैंने रख दिया है सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। तो इस बार मैं इसके बिल्कुल मिडल में भी यहाँ पर कनेक्शन करूंगा, और इसीलिए इस तरह के ट्रांसफॉर्मर का नाम, इसीलिए इस तरह के ट्रांसफॉर्मर का जो नाम है वो अब सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर है। ये अब सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर कहलाएगा। सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर का मतलब सेंटर में भी मैंने क्या किया है, इस बार कनेक्ट किया है किसको, डायोड को। और देखिएगा किस तरह से कनेक्ट करूंगा मैं यहाँ पर। ये ए टर्मिनल से कनेक्टेड जो एक पॉइंट है, ये ए टर्मिनल पर ये पी पॉइंट कनेक्ट किया है इस डायोड का, और दूसरा एंड इसका लाकर यहाँ पर सेंटर टैप वाले से कनेक्ट कर दिया है। दूसरा एंड इसका लाकर सेंटर टैप से कनेक्ट कर दिया है। एक लोड रेजिस्टेंस भी लगाया गया है, एक लोड रेजिस्टेंस भी लगाया गया है, आउटपुट लेने के लिए लोड रेजिस्टेंस भी लगाया गया है। अब इतनी बात को ध्यान से देखिए भाई, पहले इतने डायग्राम को ध्यान से देखिए। अगर पहली पॉजिटिव साइकिल आती है एसी की, तो यहाँ ऊपर ए पॉजिटिव हो जाएगा और जो बी है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। भाई ए पॉजिटिव, भाई पॉजिटिव नेगेटिव है क्या, मैं पॉजिटिव नेगेटिव का यूज सिर्फ ये बताने के लिए करता हूं कि हाई पोटेंशियल है एक साइड और एक साइड लो पोटेंशियल है। तो इसीलिए ए अगर पॉजिटिव है और बी अगर नेगेटिव है, यानी ए अगर हाई पोटेंशियल है, बी अगर लो पोटेंशियल है, तो ये बीच में जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल ए से तो कम रहा होगा। इसका मतलब भाई ऊपर पॉजिटिव है, नीचे घटते 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 कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। मान लो ऊपर +5 वोल्ट है, नीचे -5 वोल्ट है, तो बीच में 0 वोल्ट है। तो जो 0 वोल्ट है टी पॉइंट पर, वो ऊपर वाले +5 के मुकाबले तो लो पोटेंशियल है, पर जो 0 वोल्ट है वो नीचे वाले -5 के मुकाबले में जो है वो क्या है, हाई पोटेंशियल है। 0 +5 से कम है, लो पोटेंशियल है, बट -5 से ज्यादा है, हाई पोटेंशियल है। तो बी जो टी पॉइंट है, अगर ए हाई पर है और बी लो पर है, तो जो बीच में टी पॉइंट है वो ऊपर वाले कंपैरिजन में लो पर है और नीचे वाले के कंपैरिजन में हाई पोटेंशियल पर है। सही बात है, इस तरह से समझिएगा। तो ऊपर ए पॉइंट सेकेंडरी कॉइल थी भाई, ये सेकेंडरी कॉइल थी। सेकेंडरी कॉइल के अपर पार्ट को डी डायोड के पी टर्मिनल से और भाई सेंटर टैप पर कर दिया, इसका एन टर्मिनल कनेक्ट कर दिया लाकर। साथ साथ भाई बी टर्मिनल पर एक और डायोड लगा दिया गया है, बी टर्मिनल पर एक और डायोड लगा दिया गया है। ये डायोड D2 है और ऊपर वाला डायोड D1 है। दो डायोड लगाए गए और यहाँ लाकर कनेक्ट कर दीजिए इस तरह से। ये पूरा सर्किट डायग्राम बन गया है किसका, फुल वेव रेक्टिफायर का। तो फुल वेव रेक्टिफायर का ये पूरा डायग्राम बन गया है। तो ये पूरा डायग्राम बन गया है फुल वेव रेक्टिफायर का। तो अब इसे ध्यान से देखिए और समझिए इस तरह से, क्या वर्किंग क्या है, वर्किंग को बड़े ही ध्यान से समझिए। उसके बाद थ्योरेटिकली मैं बता दूंगा आपको सारी बातें क्या है, कैसे लिखनी है। जब एसी इनपुट की क्या आई है, पहली हाफ साइकिल आई है। तो ये क्योंकि एसी इनपुट तो आपने लिख ही लिया होगा, इस एसी इनपुट को यूं रब कर देते हैं, एसी इनपुट को यहां लिख देते हैं भाई, एसी इनपुट लिख दिया जाता है इसको यहाँ पर एसी इनपुट में। और यहां समझने के लिए भाई मैंने फिर से जो है वो
ये लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, सीधी लाइन इस तरह से, बिल्कुल सीधी बनती नहीं कभी कभी, तो रब कर देंगे हम भाई, दोबारा बना लेते हैं सीधी लाइन पे इस तरह से। तो ये एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से, और इस सीधी लाइन पर ऐसे समझिए भाई कि ये रही एसी इनपुट सिग्नल है। तो ये एसी इनपुट रहा इस तरह से, तो ये इनपुट है दो। जब यहां से एसी इनपुट अप्लाई किया गया यहां पर, तो ऊपर ए जो है ना वो सबसे पहले कैसा हो गया, पॉजिटिव, और बी कैसा हो गया है, नेगेटिव। जब ए पॉजिटिव है तो बी कैसा है, नेगेटिव है। जब बी पॉजिटिव होगा तो ए कैसा होगा, नेगेटिव। यानी एक ही टाइम पर यहां से एसी इनपुट लगाया गया, हो सकता है ऊपर पॉजिटिव बनाया हो, नीचे नेगेटिव बनाया हो। ए को पॉजिटिव बनाया होगा, बी को क्या बनाया होगा, नेगेटिव। ए के लिए पॉजिटिव साइकिल आई है तो बी के लिए एक तरह से कैसी साइकिल आई है, नेगेटिव। फिर से ध्यान से समझिएगा, ये जो AC को इस तरह से डिनोट करते हैं, तो ये डिनोट करने का तरीका है कि वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, वोल्टेज डिक्रीज हो रही है। अगर A पॉजिटिव है और वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, यानी A और पॉजिटिव हो रहा है, तो B क्या हो रहा है, और नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब। तो जब A पर ये साइकिल, तो ये इनपुट है, ये इनपुट अप्लाई किया है मैंने, ये इनपुट एट A है, ये इनपुट एट ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर इनपुट है ये, कि पहले पॉजिटिव साइकिल आती है, फिर ए कैसा हो जाएगा थोड़ी देर बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, ए ऐसे बदलता रहेगा। तो उसी वक्त बी की बात करूं तो बी, जब ए इनपुट एट बी है, ये इनपुट एट बी है ये, तो जब ए पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव है, फिर जब ए नेगेटिव होता है बी पॉजिटिव हो जाता है, और उल्टी कर दीजिए भाई वेव इस तरह से। तो इनपुट मैंने बनाए हैं, ये मैं सोचा दो अलग अलग इनपुट है, एक ही बात भाई, एक डायोड D1 का इनपुट देखना है, एक बार डायोड D2 का इनपुट देखना है। मैंने कहा कि ए टर्मिनल जब पॉजिटिव है तो बी टर्मिनल कैसा होगा, नेगेटिव। यानी D1 का P टर्मिनल पॉजिटिव पर आ गया है, तो D2 का P कहां पर आ गया है, नेगेटिव पर आ गया है। D1 अगर फॉरवर्ड बायस होगा तो D2 कैसा होगा, रिवर्स बायस होगा। तो जब A पॉजिटिव पर है तब B किस पर है, नेगेटिव पर है। जब A के लिए पॉजिटिव साइकिल आई है तब B के लिए नेगेटिव साइकिल आई है। तो इसलिए यहां पर देखेंगे कि A पर जब पॉजिटिव साइकिल आती है तो B के लिए साइकिल कैसी हो जाती है, नेगेटिव है एक तरह से। जब A पर नेगेटिव आएगा तो B कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ये बातें बदलती रहेंगी इस तरह से, तो ऐसा देखने को मिलेगा आपको, तो इसे समझिए। और यहां पर मिल लेते हैं आउटपुट की बात पे, हम बात करते हैं कि आउटपुट जो मिलेगा, आउटपुट में क्या मिलने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझने के लिए। तो भाई इस तरह से देखिए, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द AC इनपुट सिग्नल, जब यहां से पॉजिटिव साइकिल आई, कहने का मतलब करंट इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा, डिक्रीज होगा फिर। तो पहले ऊपर प्राइमरी ने पॉजिटिव बना लिया, नीचे प्राइमरी ने नेगेटिव बना लिया। यानी एक तरफ ये पॉजिटिव बनाएगा AC, एक तरफ नेगेटिव, थोड़ी देर बाद ये पोलैरिटी बदल देगा वो। तो स्टार्टिंग में ऊपर पॉजिटिव बनाया, नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, A पॉजिटिव और B नेगेटिव। जब A पॉजिटिव है तो A के कंपैरिजन में ये सेंटर में कनेक्शन किया गया है, T पॉइंट जो है, A अगर पॉजिटिव है और B अगर नेगेटिव है, A हाई पोटेंशियल है, B अगर लो पोटेंशियल है, तो सेंटर वाला पॉइंट ऊपर वाले A के कंपैरिजन में लो पोटेंशियल पर है। यानी D1 डायोड की बात करूं तो P टर्मिनल A पर आ गया, यानी हाई पोटेंशियल पर आ गया, और N टर्मिनल इसका जो एंड, ये लाइन बनानी भूल गया था भाई, इसका जो N टर्मिनल है वो कहां पर आ गया, सेंटर पर। P पॉजिटिव पर, N नेगेटिव पर, P हाई पोटेंशियल पर, N लो पोटेंशियल पर। D1 डायोड कैसा है, फॉरवर्ड बायस है। D1 डायोड कैसा है, फॉरवर्ड बायस्ड है इस वक्त, और B नेगेटिव है। यहां लिख देता हूं, आप रब कर लेना बाद में, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है डायग्राम में। जब A पॉजिटिव है तो B कैसा है, नेगेटिव है। जब A पॉजिटिव है तो B कैसा है, नेगेटिव है। तो मिडिल वाला पॉइंट ऊपर वाले पॉजिटिव के लिए नेगेटिव की तरह है, और नीचे वाले नेगेटिव के लिए पॉजिटिव की तरह है। तो ऐसा अगर है कि ऊपर वाला A पॉइंट पॉजिटिव है, नीचे वाला B पॉइंट नेगेटिव है, तो सेंटर वाला पॉइंट पॉजिटिव के लिए नेगेटिव की तरह है और नेगेटिव के लिए पॉजिटिव की तरह है, क्योंकि ऊपर से नीचे पोटेंशियल घटता जा रहा है।
ये बात आपको क्लियर है? तो देखिए भाई D1 डायोड का P पॉजिटिव पर आ गया और N किस पर आ गया? नेगेटिव पर। D2 डायोड का P किस पर आ गया? नेगेटिव पर, और N किस पर आ गया है? पॉजिटिव पर। तो पहली आधी साइकिल के वक्त ये D1 डायोड तो फॉरवर्ड बायस है और D2 रिवर्स बायस है। D1 के पे करंट जाना चाहेगा, D1 करंट को जाने देगा, D1 से करंट लोड रेजिस्टेंस में आएगा और लोड रेजिस्टेंस पर आपको एक आउटपुट मिलेगा। लोड रेजिस्टेंस पर आपको एक आउटपुट मिलेगा जो पॉजिटिव साइकिल की तरह करंट इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होने देगा, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होने देगा, और ये D1 डायोड से आपको क्या मिल गया? आउटपुट मिल गया। D1 डायोड से आपको क्या मिल गया? आउटपुट मिल गया। इस तरह से बिल्कुल सिमिलर है ये जैसे यहां पर था। उसके बाद जब दूसरी हाफ साइकिल आएगी एसी की, सेकंड हाफ साइकिल में ऊपर नेगेटिव कर दिया होगा, नीचे पॉजिटिव कर दिया होगा। ए नेगेटिव हो गया होगा और बी कैसा हो गया होगा? पॉजिटिव हो गया होगा। तो बीच में जो ऊपर वाला ए अब नेगेटिव हो गया है, नीचे वाला बी अब पॉजिटिव हो गया है, तो बीच में जो पॉइंट है वो ऊपर वाले के लिए पॉजिटिव की तरह और नीचे वाले के लिए नेगेटिव की तरह है। D1 डायोड का P नेगेटिव पर आ गया है और N किस पर आ गया है? पॉजिटिव पर। D1 डायोड कैसा हो गया? रिवर्स बायस हो गया है। और D2 का P पॉजिटिव पर आ गया है और N नेगेटिव पर आ गया है। अब की बार D2 फॉरवर्ड बायस हो गया है। अब की बार D2 करंट को जाने देगा। अब की बार D2 करंट को जाने देगा, और जब D2 करंट को जाने दे रहा है तो D2 से करंट आने के बाद ऊपर आया और फिर से लोड रेजिस्टेंस में जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं तो पहले D1 से जब करंट आया था तो वो नीचे क्यों नहीं गया? क्योंकि भाई ये तो रिवर्स बायस था उस वक्त, ये करंट को जाने ही नहीं देगा। तो जो ऊपर से करंट आया वो सारा कहां जाएगा? लोड रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा। ऐसे ही अब की बार जो D2 में करंट आया है, ये करंट ऊपर D1 की तरफ जाना चाहेगा पर D1 जाने ही नहीं देगा क्योंकि वो तो रिवर्स बायस है उस वक्त। तो ये करंट भी कहां जाएगा? लोड रेजिस्टेंस में जाएगा। दोनों बार लोड रेजिस्टेंस में करंट सेम रहा। दोनों बार जो वैल्यू है करंट की वो लोड रेजिस्टेंस के अंदर सेम रही। और जब दोनों बार भाई लोड रेजिस्टेंस के अंदर करंट की डायरेक्शन दोनों बार सेम रही भाई। पिछली बार भी करंट लोड रेजिस्टेंस से सेंटर टैप की तरफ जा रहा था, इस बार भी करंट लोड रेजिस्टेंस से सेंटर की तरफ जा रहा है। एक बार D1 से करंट आ रहा है, एक बार D2 से करंट आ रहा है। आउटपुट में इस बार भी करंट जो है वो इसी साइकिल की तरह मिलेगा भाई, लेकिन ये D2 ने दिया है। फिर दोबारा D1 से आएगा, फिर दोबारा D2 से आएगा, फिर दोबारा D1 से आएगा, फिर दोबारा D2 से आएगा, और इस तरह से इस बार पूरी वेव रेक्टिफाई हो गई है। इस बार इसलिए पूरी वेव रेक्टिफाइड हो गई है। कोई मुझसे पूछे इस बार की एफिशिएंसी कितनी है, थियोरेटिकली कोई मुझसे पूछे इस बार की एफिशिएंसी कितनी है, 100% है भाई। जितनी इनपुट में पावर दी जा रही है उतनी आउटपुट में मिल रही है थियोरेटिकली। प्रैक्टिकली तो लॉस होते ही हैं एनर्जी के। इस बार कोई मुझसे पूछे आउटपुट की फ्रीक्वेंसी, इस बार अगर कोई मुझसे पूछे फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट, आउटपुट में पल्स बन रही हैं, प्योर डीसी नहीं है। प्योर डीसी तो एक सीधी लाइन होती है, इसमें थोड़ा सा एसी है, पल्स बन रही है, मैग्नीट्यूड बदल रहा है, डायरेक्शन नहीं बदल रही है, तो इसमें से थोड़ा एसी अलग करना पड़ेगा, इसमें इसको आरओ में डालना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा इसको। वो फिल्टर सर्किट्स तो सिलेबस में क्या नहीं पढ़ेंगे इस बार, नीट के लिए कुछ वीडियोस डालूंगा तब मैं जरूर बताऊंगा फिल्टर सर्किट्स जो होंगी। तो D1 D2 D1 D2 D1 D2 पूरी साइकिल आई है, फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स हो गई है किससे? इनपुट की फ्रीक्वेंसी से। तो इनपुट की फ्रीक्वेंसी से डबल हो गई है फ्रीक्वेंसी। ऐसा क्यों हो गया है? यहां पर यहां एक क्रेस्ट जितनी देर में रिपीट हो रहा था, यहां वो क्रेस्ट उतनी देर में 2 बार रिपीट। भाई इसकी तो साइकिल ही क्या है, बस एक क्रेस्ट, यही इसकी साइकिल है। और वो जित एक क्रेस्ट बना रहा था एक वेव के अंदर, एक क्रेस्ट के बाद ट्रफ भी तो बनाती है भाई वो। तो इनपुट एक क्रेस्ट बनाता है एक पूरी वेव में, और ये उतनी ही देर में 2 क्रेस्ट बना रहा है। तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो गई है। अगर इनपुट एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी तो आउटपुट डीसी की फ्रीक्वेंसी है ये, बट पल्सेटिंग डीसी है, और इस आउटपुट की फ्रीक्वेंसी 100 डबल कर दी जाएगी भाई इस तरह से।
तो ये फुल वेव रेक्टिफायर है। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर है गाइस। मैंने आपको बताया कि पीएन जंक्शन डायोड किस तरह से वर्क करता है और पीएन जंक्शन डायोड की एप्लीकेशन है ये रेक्टिफायर। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार एग्जाम्स के लिए और आप अच्छे से इसे तैयार करें, फुल वेव रेक्टिफायर को भी और हाफ वेव रेक्टिफायर को भी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों डेरिवेशंस, क्योंकि ये एग्जाम में रिपीट नहीं हुए हैं 2-3 साल से, तो इस बार ये एग्जाम में आए इसकी पूरे चांसेस हैं। तो हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर को आप बड़े अच्छे से प्रिपेयर करें गाइस। पीएन जंक्शन डायोड की ये एप्लीकेशन थी, इस पर बेस्ड थे ये पीएन जंक्शन पर। फॉरवर्ड बायस में करंट को जाने देता है। नोट्स में इसकी पूरी थ्योरी लिखी गई है, जिसे आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द एसी इनपुट signal, the diode D1 is forward bias and diode D2 is reverse bias, and an output is obtained across load resistance through diode D1. During the next half cycle of the AC input signal, the diode D2 is forward bias and diode D1 is reverse biased. Hence, an output is again a similar output is again obtained across load resistance, but this time through diode D2. Hence, the full wave is rectified, and this is the working of full wave रेक्टिफायर। फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, एफिशिएंसी 100% है थ्योरेटिकली, हाफ वेव में एफिशिएंसी 50% है, फ्रीक्वेंसी वहां सेम रहती है। तो सिर्फ दो और बातें, मतलब फोटो डायोड, एलईडी और सोलर सेल, 3 एप्लीकेशंस पीएन जंक्शन डायोड की और बची हैं, जो कि अगले लेक्चर में मैं कंप्लीट कर दूंगा और सिलेबस को फिनिश कर रहा हूं गाइस, और जल्द ही रिवीजन क्लासेस को लाइव क्लासेस के थ्रू स्टार्ट करेंगे। Thanks guys.